नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर वार किया। आइए आपको सुनवाते हैं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो इसके लिए ये सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था एन केन प्रकारेण भारत की आस्था को अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला विराजमान हुए, और दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था, उनके नाम से किसी एयरपोर्ट स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। और इसीलिए आज जब ये विधानसभा हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तब मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था, और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा
तो बहन और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। अपने दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए विदेश सचिव ने बताया कि 2025 में क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। Released has a number of references to this. The bilateral meetings have references to this. The joint fact sheet released with the United States has also has references to the technology-related cooperation. We have, for instance, semiconductors related MOUs that have been entered into. I think the main message, apart from, of course, the practical value of these technology cooperation agreements by the Prime Minister was also the need to prevent the malign use of technology, as I said earlier, to put technology to good use. Just to give you a little bit of flavor of some of the engagements that took place and some of the specific major deliverables that we can take away from just this day. In the bilateral meeting with President Biden and also in the Quad summit, Prime Minister thanked President Biden profusely for hosting the summit and for his leadership of the Quad in recent times and his personal commitment to strengthen the Quad as a force for global good. In fact, the Prime Minister today referred to the Quad in a very, very evocative way. He called it quick, unified assistance delivery. And the other members of the Quad, in fact, said that they finally understood what Quad really signified and stood for. The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these 4 Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner, and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. The leaders took stock of the progress that had been achieved by the Quad over the last 1 year and set forth an ambitious agenda for the next year. And as you all know, India will be hosting the Quad Summit in 2025. Amongst the major announcements from this particular edition of the Quad, one I have already referred to, which was a separate sideline event at the summit, which is the Quad Cancer Moonshot, which is a groundbreaking partnership to address the challenges posed by cancer, and in this particular instance by cervical cancer. The partners also launched the first ever Quad at Sea ship observer mission. This will take place in 2025 to improve interoperability and advance maritime safety between our respective coast guards across the Indo-Pacific. The Quad Indo-Pacific Logistics Network project will pursue shared airlift capacity among our nations and leverage our collective logistics strengths to support civilian response to natural disasters more efficiently and more rapidly. The Quad Ports of the Future partnership will harness the Quad's collective expertise to support sustainable and resilient port infrastructure development across the Indo-Pacific.
partners will share with each other practices that ensure that our ports are able to maintain an acceptable level of service and infrastructure to ships, especially in the face of disruptions. A semiconductor supply chains contingency network memorandum of cooperation has been announced that would leverage the complementary strengths of the Quad partners to realize a diversified and competitive market and enhance Quad resilience in semiconductor supply chains. Of course, there was discussion of multiple regional and global issues, and amongst them the need for the reform of the multilateral system of governance, including the UN Security Council. Just to give you a snapshot. और वही क्वाड नेताओं के कैंसर मुनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य दिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन किया। The Prime Minister of the Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, slow population, but he's become a good and decent man, a good friend. Thank you. Excellencies, के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। In cancer care, collaboration is essential for cure. कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा।
ये 40 मिलियन वैक्सीन डोजेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी. As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद. तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी ने शिरकत की है और पीएम मोदी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी. आगे बढ़ते हैं जहां हरियाणा की राई विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं. पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे प्रगतिशील किसान श्री कंवल सिंह चौहान जी, अध्यक्ष जखोली मंडल श्री अरुण चौहान जी, श्री अशोक भारद्वाज जी, मुकेश बसोदी जी, श्री नवीन सरपंच जी, श्रीमती शिमला देवी जी और भारी संख्या में उपस्थित राई विधानसभा क्षेत्र में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित विधानसभा के सभी मेरे बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो देश के शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए. महाराणा प्रताप की अश्वारोही भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा. यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है. बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय जो सबसे बड़ी विदेशी हुकूमत थी, ताकत थी, उन आक्रांताओं को चुनौती दी थी. महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी. उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो ने कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं. लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा. और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे. अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है. महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था. वहां के मीना, कोल, भील
भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बनकर के उस समय भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और जिस देश में भामाशाह होंगे, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महावीर होंगे, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज जब हम राई की इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं आप सबका आह्वान करने के लिए, बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। ये आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This channel is